वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक टिपिकल टॉपिक लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन क्लाइमेट है, भारत की जलवायु, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ज्योग्राफी का यह टिपिकल टॉपिक है। हालांकि इसके बाद हम लोग कोपेनहेगन को देखेंगे। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखें भारत की जलवायु इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बेहद इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखेंगे और बहुत आसानी से हम लोग मैप के माध्यम से और आसानी से माध्यम से हम लोग क्या करेंगे तो समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस इंडियन क्लाइमेट को और चर्चा करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यह वास्तव में जलवायु क्या है और मौसम क्या है। तो जलवायु, जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट कहा जाता है, तो क्लाइमेट अर्थात जलवायु। एक चीज़ याद रखेंगे कि मौसम जो है जलवायु की एक क्षणिक अवस्था कहलाती है, जबकि जलवायु का मतलब होता है लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत। तो मौसम जो होता है एक क्षणिक अवस्था होता है और जलवायु जो होता है एक लंबे समय के लिए होता है। तो मौसम जो है जलवायु की ही एक क्षणिक अवस्था है, अर्थात मौसम लगातार क्या होता है तो घंटों में, सप्ताह में, दिन में बदलते रहते हैं। लेकिन जलवायु का मतलब होता है लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत। तो जलवायु से तात्पर्य है लंबे समय तक मौसम की दशाओं का औसत। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में, एक सप्ताह में, परंतु जो जलवायु है ये 25 से 50 वर्षों में बदलता है या इससे अधिक वर्षों में भी बदलता है। तो इसी को जलवायु बोलते हैं। तो मौसम का मतलब होता है कि जो तापमान, आर्द्रता क्षणिक क्षणिक बदलाव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं मौसम। लेकिन जो लंबे समय के बाद बदलाव होता है, लंबे समय तक रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जलवायु, क्लाइमेट। और मौसम को वेदर कहते हैं। तो जलवायु जो होता है 50 बरस या 25 से 50 बरस या उससे लंबे समय तक भी रह सकता है। लेकिन मौसम जो है एक दिन, एक सप्ताह और भी कई छोटे समयों में बदल सकता है। प्राचीन संकल्पना के अनुसार भारत की जलवायु को क्या कहा गया, मानसूनी कहा गया। तो भारत की जलवायु के बारे में पूछा जाए तो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो प्राचीन संकल्पना के अनुसार जो भारत की जलवायु है वो कैसी है तो मानसूनी है। ऋग्वेद में भी भारत की जलवायु को कैसा कहा गया है तो मानसूनी कहा गया है। तो ऋग्वेद में भारत की जलवायु को कैसा कहा गया है तो मानसूनी कहा गया है। अरब के व्यापारी जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने दस्तावेज में क्या लिखा है तो अरब के व्यापारी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने दस्तावेज में लिखा है कि भारत के आसपास ऐसी हवाएं चलने लगती है कि अचानक से हमारे नाव डगमगाने लगते हैं। अतः अरब वालों ने ही भारत की जलवायु को मानसूनी कहा। तो मानसूनी शब्द किसने दिया, अरबों ने कहा कि भारत की जलवायु ऐसी है जहाँ पे नाव ऑटोमेटिकली क्या होते हैं डगमगाने लगते हैं। अतः अरब वालों ने ही भारत की जलवायु को मानसूनी कहा। अल मसूदी जो कि एक ईरानी यात्री था, उसने भी भारत की जलवायु को मानसूनी कहा। तो ईरानी यात्री अल मसूदी ने भी भारत की जलवायु को क्या कहा तो मानसूनी कहा। इम्पोर्टेंट है। तो भारत की जो जलवायु है वह कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेंगे कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के साथ बदल जाना। तो अभी हमने क्या देखा कि अरब जो थे वे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि भारत में जो
मानसूनी है, वे लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण हमारे नाव डगमगाने लगते हैं। तो उन्होंने इसका नाम रखा था मौसम। मौसम का मतलब ही होता है हवाओं की दिशा, ऋतुओं के साथ बदल जाना। तो मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा, ऋतुओं के साथ बदल जाना। किसी स्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किसी स्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उस स्थान की समुद्र से दूरी, उस स्थान की समुद्र से दूरी, अर्थात वह स्थान समुद्र से कितनी दूरी पर है, उस स्थान की ऊंचाई, समुद्र तल से वह जो स्थान है वह कितना ऊंचा है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, और उसके बाद अक्षांशों की स्थिति क्या है। तो किसी स्थान की जलवायु कौन कौन से कारक पर निर्भर करते हैं? तो पहला है हमारा उस स्थान की समुद्र से दूरी, उस स्थान की समुद्र से ऊंचाई कितनी है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, और उसके बाद अक्षांशों की स्थिति क्या है। जैसे कि यदि कहा जाए कि शिमला की जलवायु जो है अमृतसर की जलवायु से अलग है, अर्थात शिमला जो है वह काफ़ी क्या है तो ठंडी है अमृतसर की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि शिमला अमृतसर की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जो शिमला है वह अमृतसर की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए शिमला का जो तापमान है, जलवायु है, वह क्या है तो अमृतसर की अपेक्षा अलग है। शिमला जो है अधिक ठंडा है, किसकी अपेक्षा? तो अमृतसर की अपेक्षा। एक बात याद रखेंगे कि हवा का जो भारत में मानसून शब्द की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो तापमान का बढ़ना और घटना, अर्थात भारत में मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति का कारण है भारत में मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, अर्थात भारत में लगातार क्या होता है तो तापमान कभी बढ़ता है या फिर कभी तापमान घट जाता है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति का कारण है भारत में मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत का मतलब होता है कि भारत में तापमान का बढ़ना या फिर तापमान का घट जाना। एक बात याद रखेंगे कि जो हवा का दबाव होता है वह उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की ओर होता है, अर्थात हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर। तो हवा का दबाव उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की ओर होता है, अर्थात हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर। जो तापमान होता है वह दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो दबाव घटेगा, तापमान घटेगा तो दबाव बढ़ेगा। तो इसी कारण जब हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का तापमान कम हो जाएगा, और लो प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। एक बात याद रखेंगे कि जो मौसम है वही जलवायु है। जो मौसम लंबे समय तक रह जाता है वही जलवायु कहा जाता है। अब इस जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में आधुनिक संकल्पना दिया गया। तो 4 आधुनिक संकल्पनाएं हैं भारत की जलवायु के बारे में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया भारत की जलवायु के बारे में। पहला है सर एडमंड हेली का सिद्धांत। पहला क्या है तो सर एडमंड हेली का सिद्धांत। दूसरा है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ITCZ, अर्थात उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे किसने दिया? फ्लोन ने। इस सिद्धांत को दिया फ्लोन ने। इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ITCZ, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इस सिद्धांत को दिया फ्लोन ने। तीसरा है जेट धारा, जेट स्ट्रीम, इसे 1994 ईस्वी में एम ट्विन ने दिया। तो जेट स्ट्रीम या जेट धारा को 1994 ईस्वी में एम ट्विन ने दिया। और चौथा है तिब्बत की भूमिका। तिब्बत की भूमिका इसे दिया किसने? केटेश्वरम ने। तो तिब्बत की भूमिका के बारे में बताया केटेश्वरम ने। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी का सिद्धांत देखते हैं। तो सर एडमंड हेली की तापीय संकल्पना क्या है?
तो इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति जल एवं स्थल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। तो इस संकल्पना के अनुसार मानसून की जो उत्पत्ति है स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात मानसून पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से देखें। जैसे कि यह हमारा क्या है, तो पृथ्वी है। यह हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यह भूमध्य रेखा है। यह भूमध्य रेखा है और हम लोग जानते हैं कि जो भारत की स्थिति है वह भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर, 82.5 डिग्री कहाँ पे है, तो पूर्वी अक्षांश पर है, पूरब की ओर। और भारत का जो अधिकांश हिस्सा है वह कहाँ पे है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चूँकि यह 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो दक्षिण वाली लाइन होती है उसे उस अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में हम लोग सभी चीज़ पढ़ चुके हैं, अक्षांश और देशांतर में ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देख ली हैं। फिर भी आप देखें कि ये जो एरिया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इन दोनों की जो यह बीच का जो एरिया है ये वाला, ये कहलाता है कौन, इसे कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसीलिए चूंकि भारत का अधिकांश हिस्सा क्या है, तो भूमध्य सागर के उत्तर में है, ऊपर में है, तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। क्योंकि भारत में जो जलवायु होती है मानसूनी है और भारत की अवस्था है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे किसे, सर एडमंड हेली की तापीय संकल्पना के बारे में। तो सर एडमंड हेली की तापीय संकल्पना के बारे में हम लोग देख रहे थे, इंपॉर्टेंट है। तो सर एडमंड हेली की तापीय संकल्पना क्या है कि इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात मानसून पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग इसे चित्र में आसानी से देखेंगे। उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य जब मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर होता है, और दक्षिणायन का मतलब होता है सूर्य जब कहाँ पे होता है, तो मकर रेखा पे। तो इसी कारण जो है यह क्या होता है, तो तापीय संकल्पना का प्रभाव पड़ता है। एडमंड हेली के अनुसार मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ताप है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ताप है। अभी हमने ऊपर में देखा, क्या देखा कि जब तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्रफल बन जाता है, और जब तापमान कम होता है तो वहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। जैसे कि देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, ध्यान देंगे इस पृथ्वी पर यदि हमारा है ये कर्क रेखा, यह है मकर रेखा, यह है भूमध्य रेखा। जब सूर्य जो होता है इस कर्क रेखा के लंबवत होता है, तो चूंकि भारत जो है इसी कर्क रेखा पर है, यहीं पे है,
यहाँ पे है हिंद महासागर, यहाँ पे है हिंद महासागर। तो जब यहाँ पे लंबवत होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर, और यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर। तो अब जो है लो प्रेशर, अभी हमने क्या बताया कि हवाओं की जो गति होती है हाई प्रेशर से किधर की ओर होती है? लो प्रेशर की ओर। तो अब जो है ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेंगी। जैसे ही ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेंगी तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होती है? तो ये बादल से टकरा के संघनित हो जाएंगी, और बादल से टकरा के जब संघनित हो जाएगी तो मूसलाधार वर्षा करेगी, और इसी को बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे इसे चित्र के द्वारा और कवर किया गया है तो आसानी से समझ लेंगे कि एडमंड हेली के अनुसार मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत के अनुसार, तो अभी हमने क्या देखा कि मानसून की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो तापीय सिद्धांत, अर्थात तापमान में बढ़ना और तापमान में घटना। यह सिद्धांत किसने दिया? तो एडमंड हेली ने। तो इसके अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो तापमान में परिवर्तन है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या हो जाती है? तो गायब हो जाती हैं, जो कि 5 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। और लंबवत अभी हमने बताया कि कब पड़ते हैं? तो लंबवत पड़ते हैं जब एक कर्क रेखा पे होता है सूर्य। सूर्य कहाँ पे होता है? तो कर्क रेखा पर होता है। तो उस कंडीशन में यह सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तो लंबवत पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में बृहत निम्न दाब का निर्माण होता है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या हो जाती है? तो गायब हो जाती है, जो कि 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर चलती है। सर एडमंड हेली के अनुसार 21 जून को निम्न दाब सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात हमने बताया भी है जब हम लोग पढ़ रहे थे किसमें? अक्षांश एवं देशांतर में। तो प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग अक्षांश और देशांतर को पहले पढ़े हैं ताकि ये सब चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य जो होता है वह कर्क रेखा पर रहता है, अर्थात वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, और उस समय दिन सबसे बड़ा होता है। तो जब तापमान जो होगा 21 जून को लंबवत पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा दाब बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। तो सबसे एडमंड हेली के अनुसार 21 जून को निम्न दाब सबसे ज़्यादा होता है। सर एडमंड हेली की तापीय सिद्धांत असफल हो गया, क्योंकि सर एडमंड हेली के सिद्धांत की कुछ सीमाएं थीं, जिसके अनुसार सर एडमंड हेली ने बताया कि मानसून कब आता है और कब नहीं आता है। लेकिन एडमंड हेली ने यह नहीं बताया कि इसकी तिथि निर्धारित नहीं होती और ज़्यादा और कम मानसून क्यों आती है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने तो सर एडमंड हेली के अनुसार 21 जून को क्या होता है? निम्न दाब ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा के लंबवत होता है, अर्थात 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी के अनुसार सर एडमंड हेली का तापीय सिद्धांत असफल हो गया। जो सर एडमंड हेली का जो तापीय सिद्धांत था वो क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि सर एडमंड हेली के सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन थी, सीमाएं थी, जिसके कि इसकी तिथि निर्धारित नहीं होती। याद रखेंगे क्या क्या सीमाएं थी जिसके अनुसार सर एडमंड हेली ने बताया कि मानसून कब आता है और कब नहीं आता है। लेकिन एडमंड हेली ने यह नहीं बताया कि इसकी तिथि निर्धारित नहीं होती, ज़्यादा और कम मानसून क्यों होती है। तो सर एडमंड हेली की यह जो तापीय सिद्धांत थे यह असफल हो गया। अब ये असफल इसलिए हो गया
क्योंकि सर एडमंड हेली ने यह बताया कि मानसून कब आता है और कब नहीं आता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि इसकी जो तिथि है, आता तो है लेकिन कब तक रहेगा इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। और इसके बारे में भी नहीं बताया कि आखिर मानसून ज़्यादा किसी समय हो जाता है, किसी समय कम, तो इसके क्या कारण है यह सर एडमंड हेली ने नहीं बताया। तो सिंपल सी बात है कि सर एडमंड हेली का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो तापीय संकल्पना के। अब तापीय संकल्पना पर आधारित है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि सर एडमंड हेली को यह पता नहीं था, यह पता था कि टेम्परेचर बढ़ने और घटने के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। इम्पोर्टेंट है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो अभी हालांकि हमने देख लिया है। पहला है अक्षांश, दूसरा है अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड, अभी हमने देखा। जल और स्थल का वितरण, उसके बाद हिमालय पर्वत जो है भारत की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद है कि वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक में पहला है ऊपरी वायु परिसंचरण, दूसरा है जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब हम लोग थोड़ा सा वायु दाब सिद्धांत के बारे में देख लें, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसे हम लोग पढ़ेंगे भी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु दाब सिद्धांत क्या है, जिसे एयर मास थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर मास थ्योरी। इस वायु दाब सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो फ्लोन ने बताया था। किसने? फ्लोन ने। जिसके अनुसार, तो पहला हमने तापीय सिद्धांत देख लिया। इस तापीय सिद्धांत को किसने बताया था? सर एडमंड हेली ने 1994 में। दूसरा सिद्धांत है इस मानसून का कारण है वायुदाब सिद्धांत। इस वायुदाब सिद्धांत को किसने बताया? फ्लोन ने। वायुदाब सिद्धांत के बारे में फ्लोन ने बताया था, जिसके अनुसार मानसूनी पवनें वास्तव में पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही एक उत्क्रमित रूप है। तो मानसूनी पवनें जो हैं वास्तव में पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही एक उत्क्रमित रूप है। वायुदाब सिद्धांत को विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत अर्थात इक्वेटोरियल वेस्टर्न वाइंड थ्योरी कहते हैं। तो वायुदाब सिद्धांत को विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत अर्थात इक्वेटोरियल वेस्टर्न वाइंड थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन को ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, वायुदाब सिद्धांत के में फ्लोन ने क्या बताया था कि जो विषुवतीय पछुआ पवन होते हैं उन्हें ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ग्रीष्म ऋतु में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में खिसकने के कारण अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में होता है। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो तापीय विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में खिसकने के कारण जो विषुवत रेखा होता है वह किधर की ओर खिसका रहता है? तो उत्तर दिशा में। इसी कारण जो ITCZ क्षेत्र बनता है अर्थात अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र किस दिशा में बनता है? तो उत्तर दिशा में। और विषुवतीय पछुआ पवनें अपनी दिशा परिवर्तित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। और जो विषुवतीय पछुआ पवनें हैं वे अपनी दिशा को परिवर्तित करके भारतीय उपमहाद्वीप पर एक निर्मित निम्न दाब की ओर क्या होने लगती हैं? तो प्रवाहित होने लगती हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की
स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च सूर्यातप और निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ और वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। तो जैसे कि अभी हम लोग समझेंगे आसानी से कि ITCZ क्या है। कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो जाहिर सी बात है हाई टेम्परेचर होगा तो उस समय निम्न दाब का एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। अभी हमने क्या बताया कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, अर्थात जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा लो। तो जब उच्च सूर्यातप होता है तो निम्न वायुदाब का एरिया बनता है और इसी कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अर्थात जो एयर है, अब चूंकि यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ का एयर क्या हो जाएगा, ऊपर उठ के चला जाएगा। ये जो हवाएं हैं ऊपर उठ के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें निम्न दाब क्षेत्रों में क्या होती है, तो अभिसरण करती है। और इसके बाद उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या, अब यहाँ पे यह जो हवा क्षेत्र खाली हो गया तो इसको भरने के लिए क्या होगा, तो इसको भरने के लिए हाई प्रेशर के एरिया से हवाएं क्या होंगी, तो चारों तरफ से चलेगी। हाई प्रेशर से एरिया चारों तरफ से चलेंगी और इसी को हम लोग ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहां हाई प्रेशर के कारण हवाएं खाली हो जाती है और उसको भरने के लिए चारों तरफ से जो हाई प्रेशर का एरिया है वहां से उच्च दाब की पवनें चलती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें निम्न दाब क्षेत्रों में क्या होती है, अभिसरण। अभिसरण का मतलब है कि एक ही जहाँ पे हवा निम्न दाब का जो क्षेत्र बनता है तो वहाँ पर चारों तरफ से हवाएं क्या होती हैं, तो इकट्ठा होती हैं। इसी को अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। अभिसरण का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। और उष्णकटिबंधीय चूँकि ये जो क्षेत्र है अधिक टेम्परेचर के कारण यहाँ का जो एयर का प्रेशर है कम हो जाएगा। तो चूँकि हमने क्या बताया कि इंडिया जो है किस क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय जहाँ एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 23 डिग्री कर्क रेखा 23 डिग्री मकर रेखा के बीच का एरिया। तो यहीं पे ITCZ का एरिया बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे कि यह है हमारा क्या, पछुआ पवनें। अब जब हमारा पछुआ पवनें बहेंगी, इधर से जो है पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं। जैसे ही ये पछुआ पवनों से टकराएंगी, तो पछुआ पवनों से टकराएंगी तो क्या होंगी, ये जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं कैसी होती हैं, तो ये ठंडी होती हैं, ये ठंडी होती हैं। और जब यह पश्चिमी व्यापारिक पवनों से टकराएंगी तो टकराने के बाद यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा और एयर जो है ये कहाँ पे उठ जाएगी, ऊपर की ओर चल जाएगी। और जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगी तो यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, अर्थात इंटर ट्रॉपिकल एरिया बन जाएगा, अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाएगा। कहाँ पे, भारत में। भारत में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे ITCZ का एरिया बन जाएगा। और इसके बाद यह जब दोनों पूर्वी व्यापारिक पवनें और उसके बाद यहाँ पे ऊपर से क्या होंगी, तो हवाएं भरने के लिए क्या होंगी, तो आएंगी। अब यह जब क्षेत्र खाली हो जाएगा तो बाहर से भी हवाएं क्या आएंगी, भरने के लिए आएंगी। और इस प्रकार यहाँ पे मूसलाधार बारिश, यहाँ पे बादल का निर्माण होगा और मूसलाधार बारिश होगा, याद रखेंगे। तो पूर्वी व्यापारिक पवनें बाहर से आएंगी और यहाँ पे जो एरिया खाली होगा, यहाँ पे पश्चिमी व्यापारिक पवनें उड़ के, क्योंकि यहाँ पे निम्न प्रेशर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा। और ये फिर क्या करेंगे, पूर्वी व्यापारिक पवनें और पश्चिमी व्यापारिक पवनें जब टकराएंगी तो ये इस एरिया में खास करके केरल के क्षेत्र में भारी मूसलाधार वर्षा होगी।
इस चीज़ को हम लोग आगे डिटेल में और समझेंगे। तो ये जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति कहाँ पे होती है? गंगा के मैदान की ओर, गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त के उत्तर में क्या होता है? तो स्थिर होता है। कहाँ पे? विषुवत वृत्त के उत्तर में। तो भारत, अभी हमने क्या देखा, यह जो क्षेत्र है किधर? विषुवत वृत्त है, तो इसके उत्तर में है। और इसे क्या कहा जाता है? तो मानसून के ऋतु में इसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है, मानसून गर्त। फ्लोन का नियम का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो फ्लोन के नियम का सबसे बड़ा दोष है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत में कभी कभी मानसून ज़्यादा और कभी कभी मानसून कम क्यों आती है। और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि भारतीय मानसून अन्य देशों से भिन्न क्यों है। तो जिस प्रकार जो एडमंड हेली थे, उन्होंने भी यह नहीं बताया कि भारत में कभी कभी मानसून ज़्यादा आता है, कभी कभी मानसून कम आता है। इस कारण को उन्होंने नहीं बताया। तो फ्लोन ने भी इस कारण को बताने में असफलता हासिल की। फ्लोन ने भी इस कारण को नहीं बता पाया। साथ ही साथ फ्लोन ने यह भी नहीं बताया कि भारतीय जो मानसून है अन्य देशों से भिन्न क्यों है। याद रखेंगे। अब है जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस चित्र को देख सकते हैं, जैसे कि यह एक पृथ्वी है। तो यह जो पृथ्वी है, तो यह क्या है? इक्वेटोरियल लो रीजन है, अर्थात ITCZ का एरिया बनता है। जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यह क्या है? 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल हाई है, यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे जो पछिया पवन है, जो पश्चिमी पवनें हैं, ये जब हमारे इस एरिया से निकलेंगी, तो एरिया से निकलेंगी तो ये सभी पवनें क्या हो जाएंगी? चूँकि इनका दाब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा? ये पवनें, जो पछुआ पवनें हैं, ये किधर की ओर चली जाएंगी? तो 90 डिग्री अर्थात ध्रुवों की ओर चली जाएंगी। तो यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। जब लो प्रेशर का एरिया बनेगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो फिर यहाँ से जो पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेंगी, तो जब इस यहाँ पे हाई प्रेशर को बनाने के लिए पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेंगी, जो ट्रेड सब ट्रॉपिकल हाई एयर है, जिसको पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, ये क्या होंगी? इधर की ओर आएंगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लो एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। और चारों तरफ से जब पूर्वी व्यापारिक पवनें आएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार फिर से हाई प्रेशर का एरिया बन जाएगा। और चूँकि ये जो पश्चिमी पवनें हैं वापस यहाँ से जब जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। और फिर इधर जो बाहर से आएंगी हाई जो पूर्वी व्यापारिक पवन है, तो इस पश्चिमी पवनों से जैसे ही टकराएंगी तो यहाँ से क्या होगा? बादल का निर्माण होगा। और इस क्षेत्र में खास करके यह जो भारत का केरल का क्षेत्र है, वहाँ पे मूसलाधार बारिश होगा। याद रखेंगे। इसको हम लोग और डिटेल में आगे समझते हैं। तो अब है तीसरा, तिब्बत की भूमिका। क्या है? तो तिब्बत की भूमिका। 2 सिद्धांतों को हमने देखा। तीसरा जो सिद्धांत है वो है तिब्बत की भूमिका। क्या है? तो तिब्बत की भूमिका कि कोटेश्वरम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, जो क्या है? तो भारतीय है। तो तिब्बत की भूमिका भी मानसून को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की?
तो भारत के कोटेश्वरम ने बताया कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कौन है, तो तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। तो कोटेश्वरम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, जो कौन है, तो भारतीय हैं। कोटेश्वरम ने बताया कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला कौन है, तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊपरी सतह सूर्य की किरणों से बहुत जल्दी क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है। और जब यह गर्म हो जाता है तो यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और इस प्रकार भारत के पूरे उत्तरी भाग में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे भारत में मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कोटेश्वरम ने इस तिब्बत की भूमिका के बारे में बताया, तो कोटेश्वरम कौन है, तो भारतीय है। कोटेश्वरम ने बताया कि जो भारत की जलवायु है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार कहते हैं। इसे भारत का छत भी कहा जाता है। चूँकि तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है, तो जिसका ऊपरी सतह क्या होता है, तो सूर्य की किरणों से जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे कि यह तिब्बत का पठार है, तो सूर्य की किरणों से क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा। तो जैसे ही यहाँ पे जल्दी गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद इस क्षेत्र पे लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। जैसे ही लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, तो चारों तरफ से हवा, जो व्यापारिक पवनें हैं, इसको भरने के लिए क्या होंगी, तो इकट्ठा होंगी। तो इस प्रकार यहाँ पे तो यहाँ की पवनें और बाहर की पवनें तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लो प्रेशर का एरिया बनता है, और फिर हाई प्रेशर जो पवनें आती हैं बाहर से, तो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो भारी बारिश होती है। तो याद रखेंगे कि तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, जिसका ऊपरी सतह सूर्य की किरणों से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जब यह गर्म होता है तो यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और इस प्रकार भारत के पूरे उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब बन जाता है। क्या, हाई प्रेशर का एरिया बनता है, जिससे क्या होती है कि भारत में मानसून होती है, भारत में मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है, और भारत में भारी बारिश होती है। कुछ वर्ष तिब्बत के पठार पर बर्फ जमा हो जाता है। इसी बर्फबारी के कारण भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र नहीं बन पाता। इस प्रकार पूरे उत्तर भारत में जो मानसून आनी चाहिए उतना नहीं आता है, अर्थात पहले ही आ जाता है, या फिर देर से आता है, अर्थात मानसून कमजोर हो जाता है। तो इस जो कोटेश्वरम थे, इन्होंने बता दिया कि आखिर जो है कभी कभी जो भारी बारिश आती है, मानसून ज़्यादा दिन तक प्रभावी रहता है, और कभी कभी मानसून कम दिन तक प्रभावी रहता है, कम बारिश होती है। इसका कारण उन्होंने बता दिया। क्या बताया कि कुछ बरस तिब्बत के पठार पर बर्फ जमा हो जाता है, तो इसी बर्फबारी के कारण भारत में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्या होता है, तो नहीं बन पाता। क्योंकि जब बर्फबारी होता है तो वहाँ पे वायु क्या होता है, सघन हो जाता है, जिसके कारण भारत में हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र नहीं बन पाता। इससे पूरे उत्तरी भारत में मानसून जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है, या फिर पहले ही आ जाती है, या फिर जब आनी चाहिए उससे देर से आती है। इस कारण क्या होता है, तो मानसून कमजोर हो जाता है। चौथा जो सिद्धांत है उसका नाम है जेट धारा का सिद्धांत, जेट स्ट्रीम, कि जो धाराएं क्षोभ सीमा के पास, जेट धाराएं क्या होती हैं, तो क्षोभ सीमा के पास अत्यधिक तेज गति की एक वायुधारा होती है, जो पवन की दिशा को और इसके वेग को कई कारणों से प्रभावित करते हैं। तो जेट धाराओं का जो सिद्धांत है, जेट धाराएं क्षोभ सीमा के पास अत्यधिक तीव्र गति की एक वायुधारा होती है, जो पवन की दिशा को और इसके वेग को कई कारणों से क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। एक तो दाब प्रवणता बल हो गया, दूसरा कोरियोलिस बल हो गया, और उसके बाद इसमें पवने हो गए।
तो इसको हम लोग जब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जेट धारा को आगे देखेंगे कि वास्तव में यह जेट धारा है क्या। तो जेट धारा क्या है? क्षोभ सीमा के पास अत्यधिक तीव्र गति की एक वायुधारा है जो पवन की दिशा को और इसके वेग को निम्नलिखित कारक क्या करते हैं? तो प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो जो जेट वायुधारा है, जेट स्ट्रीम है, जेट वायुधारा पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल में तीव्र गति से बहने वाली पवनें होती हैं जो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती है। कैसे? पश्चिम से पूरब की दिशा में, अर्थात इस डायरेक्शन में। जेट स्ट्रीम 3 प्रकार की होती है। एक होता है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, दूसरा होता है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, तीसरा होता है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो है पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल में तीव्र गति से बहने वाली क्या होती हैं? तो पवनें होती हैं जो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती हैं। जेट स्ट्रीम कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। इस तरह की पवनें पृथ्वी के धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप से चलती हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम है पृथ्वी की धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होती है? तो लहरदार रूप में ऐसे चलती है। जेट स्ट्रीम की सामान्य गति कितनी होती है? तो 340 से लेकर 380 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखेंगे जेट स्ट्रीम को जो गति होती है 340 किलोमीटर प्रति घंटा से 380 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरा डिटेल में देख लें कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में मानसून की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है कैसे होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत, हालांकि यह जो तापीय सिद्धांत है हमने क्या बताया था, इसके बारे में एडमंड हेली ने बताया था, हम लोग इसको देख भी चुके हैं। तो पूरा डिटेल में सबसे पहले हम इसको देखें कि ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा के लंबवत होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण भारत के पश्चिमी भाग में अधिक तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो भारत का पश्चिमी भाग है वहाँ पे तापमान अधिक बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। कैसा? लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से यहाँ पे उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार करके भारत के स्थल भाग की तरफ क्या होते हैं? तो बढ़ने लगते हैं। चूँकि ये पवनें समुद्र से होकर आती हैं, जिस वजह से ये क्या लाती हैं? तो अपने के साथ जलवाष्प को भी लाती है। याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि जब ग्रीष्म ऋतु, ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस चित्र में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये क्या है? तो हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? यह कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा पर यह जो सूर्य है यह लंबवत होता है। जब लंबवत होता है, चूंकि भारत जो है इस विषुवत रेखा के क्या है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये क्या है? तो मकर रेखा है। ये है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा। तो यहाँ से चूंकि भारत में क्या है? भारत क्या है? यहाँ पे है। तो जब यह लंबवत होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। इस क्षेत्र में लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। चूँकि तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर के कारण जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो इस हिंद महासागर के क्षेत्र में हाई प्रेशर का एरिया बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर का एरिया बन जाएगा। चूँकि यहाँ पे क्या है? चूँकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है और यहाँ पे तापमान क्या है? कम है। तो यहाँ पे चूँकि तापमान कम है, हाई प्रेशर है, तो अब जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा तापमान ज़्यादा होने के कारण, तो यह इस हाई प्रेशर वाले एरिया जो पवन है
इसको इस क्षेत्र में जाने का मौका मिल जाएगा। चूँकि हवाओं का कंडीशन क्या होता है कि जहाँ पे लो प्रेशर एरिया, हवाएं कैसे बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा तो यहाँ से हाई प्रेशर की पवनें कहाँ से, जो हिंद महासागर के पास जो हाई प्रेशर की पवनें हैं, उच्च वायुदाब हैं, ये धीरे धीरे लो प्रेशर की ओर बहना शुरू कर देंगी। कहाँ पे? तो अरब सागर की ओर। भारत के अरब सागर में चूंकि लो प्रेशर का एरिया बन रहा है तो हिंद महासागर से उठने वाली उच्च वायुदाब भारत के अरब सागर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या होती है, बहने लगती है और यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक पवन अरब सागर की ओर चली जाती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर। याद रखेंगे। तो हिंद महासागर से आगे जाकर यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। तो यह क्या है, दक्षिण पश्चिम का इलाका है। तो यह जो अरब सागर की एक दक्षिण पश्चिम की मानसूनी पवनें हो जाएगी और दूसरा यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, तो यहाँ से भारत में प्रवेश करेगा जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें कहलाएंगी। याद रखेंगे। अब एक सवाल आता है कि यह जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, भारत में सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करता है, तो केरल में 1 जून के करीब पहुँचता है। तो भारत में जो मानसून है सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है, तो केरल में 1 जून के करीब। यदि 1 जून के करीब, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यह जो अरब सागर के पास केरल का इलाका है, मालाबार तट है, यहाँ 1 जून को प्रवेश कर जाएगा। और जब यह बंगाल की खाड़ी में जाएगा तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले प्रवेश करेगा यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास, लगभग 25 से 26 मई के पास। 26 मई के समय यह अंडमान निकोबार में प्रवेश करेगा। तो बात की अगर पूछा जाए कि भारत मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो केरल में। राज्य पूछा जाएगा तो केरल, अगर पूछा जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही यह भारत की स्थल के पास पहुंचता है, अब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो यह अरब सागर की शाखा का 3 शाखा में बढ़ जाती है। अरब सागर की शाखा 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है और उसके बाद ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है और वहाँ पे भारी बारिश उत्पन्न करती है और इसे मानसून प्रस्फोट अर्थात मानसून बर्स्ट कहा जाता है। तो जब 1 जून के आसपास ये केरल के तट पर प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मानसूनी पवनें, जैसे कि ये क्या है, यह जो हमारा केरल का तट है, तो यहाँ से अरब की सागर से जैसे ही एक पवन आएगी तो यहाँ पे पहले प्रवेश करेगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या है, तो सह्याद्री पर्वत है। यहाँ पे सह्याद्री पर्वत है अर्थात पश्चिमी घाट की पर्वत है। इस तरफ है तमिलनाडु, इस तरफ है कर्नाटक। तो जैसे ही 1 जून के करीब यह क्या होगा कि केरल में क्या होगी, प्रवेश करेगी, तो यह एक शाखा केरल में प्रवेश करेगा जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून बर्स्ट कहते हैं। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। तो चूंकि ये जो पवनें हैं ये इस इलाका में प्रवेश कर रही है, तो इस कारण यह जो पूर्वी घाट की इलाका है, इस पूर्वी घाट में वर्षा कम देखने को मिलता है। खास करके यह जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, इस पूर्वी घाट पर इसके पूरब की तरफ में कम वर्षा देखने को मिलता है। क्यों कम देखने को मिलता है कि जैसे ही यहाँ पे केरल में प्रवेश करेगा
तो यहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनामलाई की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, ये लगभग 1000 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक होती है। लेकिन जब यह पवनें इस पहाड़ से टकराती है तो 1200 मीटर की ऊंचाई में जाकर यह क्या होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है, बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद यहाँ पे यह भारी बारिश उत्पन्न करता है, भारी बारिश। अब चूंकि यह जो तमिलनाडु है पश्चिमी घाट के पर्वतों के वृष्टि छाया में है। कहाँ पे है? वृष्टि छाया में। तो इस कारण वहाँ पे बारिश नहीं होती। जैसा कि आसानी से इसे समझ सकते हैं, यह है पश्चिमी घाट की पर्वत। अब पश्चिमी घाट की ये जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो यहाँ से केरल के आसपास, मालाबार तट के आसपास ये पवनें क्या होती हैं, तो टकराती हैं। टकराने के बाद 1200 मीटर के आसपास जब यह पवनें इस पश्चिमी घाट पर क्या होती है, तो थक जाती है। 1200 के आसपास जाते जाते यह बादल का निर्माण कर लेती है और उसके बाद यह ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद बादल का रूप धारण कर लेती है और उसके बाद इस क्षेत्र में भारी बारिश होता है। अब चूंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में यह तमिलनाडु और कर्नाटक है, तो इस क्षेत्र में बादल नहीं बन पाता, एयर जो है नहीं प्रवेश कर पाता। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में ये तमिलनाडु और कर्नाटक पड़ते हैं, तो इस कारण क्या होते हैं, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तो मानसून के समय दक्षिण पश्चिम मानसून से कर्नाटक और तमिलनाडु में, खास करके तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो पाती। और याद रखेंगे इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। जहाँ पे वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून 25 मई के करीब अंडमान निकोबार में जोरदार वर्षा कराती है। तो चूंकि अभी हमने बताया कि जो बंगाल की खाड़ी से चलती है वो क्या होती है कि 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है और यहाँ पे इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है। इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में प्रवेश करती है। अभी हमने बता दिया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो केरल में, और किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है, तो अंडमान निकोबार में। चूँकि पश्चिमी घाट के पर्वतों की ऊंचाई 1500 से लेकर 2000 मीटर के लगभग होती है, अतः दक्षिण पश्चिम मानसून 1200 मीटर के ऊंचाई पर जाकर क्या हो जाती है, तो ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के बाद वह बादल का रूप धारण कर लेती है और इस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा कराती है। तो अभी हमने इस चीज़ को बता दिया। तो चूँकि इसकी ऊंचाई जो होती है, ये जो हमारा पश्चिमी घाट की पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई 1500 से 2000 के मीटर के करीब होती है, लेकिन 1200 मीटर की ऊंचाई जात यह जो हमारा दक्षिण अरब सागर की दक्षिण पश्चिम की मानसूनी पवनें होती हैं, ये अपना दमखम खो देती हैं और यह ठंडा हो जाती हैं। ठंडा होने के बाद यह जलवाष्प का रूप धारण कर लेती हैं और उसके बाद यह बादल का निर्माण करती हैं और उसके बाद इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है। याद रखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी इलाके पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से अर्थात वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती हैं। कहाँ पे? वृष्टि छाया क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये सभी इलाके पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से अर्थात वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती।
अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दूसरी शाखा होती है 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? मुंबई तट से, और मध्य भारत में अच्छी वर्षा कराती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में इससे वर्षा नहीं होती है। तो यह जो भारत है इसका जो पश्चिमी तट है इसका जो पश्चिमी तट है तो यहाँ पे है केरल, चूंकि एक जो शाखा पहुँचा केरल की ओर, दूसरा पहुँचेगा मुंबई तट की ओर, दूसरा जो पहुँचेगा अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह पहुँचेगा कहाँ पे? तो मुंबई तट पे। अब मुंबई तट पे पहुँचने के बाद, मुंबई तट पर पहुँचने के बाद यह क्या होता है कि मध्य भारत में अच्छा खासा वर्षा उत्पन्न करता है। यह मध्य भारत में जाकर अच्छा खासा वर्षा उत्पन्न करता है। याद रखेंगे तीसरी जो शाखा है वह गुजरात में प्रवेश करती है। याद रखेंगे तीसरी शाखा गुजरात में प्रवेश करती है। कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र से। यह जो इलाका मरुस्थलीय है गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है, और यहाँ पे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है, और इस अरावली पर्वत के समानांतर यह गुजरती है। अरावली पर्वत के जब यह समानांतर गुजरती है तो चूंकि समानांतर गुजरती है तो कौन टकराएगा? इसके कारण पंजाब, जो दक्षिण पश्चिम पंजाब है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा है, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, उसके बाद यहाँ पे जो पश्चिमी हिमालय है सिंध के क्षेत्र में, वहाँ पे बारिश होती है, लेकिन उतना मूसलाधार बारिश नहीं होता। तो याद रखेंगे कि अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दूसरी शाखा है यह कब? 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में क्या करती है? तो प्रवेश करती है, और मध्य भारत में अच्छी खासी वर्षा कराती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में इससे वर्षा नहीं होती। याद रखेंगे यह भारत का जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है यहाँ पे वर्षा नहीं होती। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो तीसरी शाखा है गुजरात के सौराष्ट्र में से प्रवेश करती है, और अरावली के सहारे यह आगे बढ़ती है। अरावली के सहारे क्या करती है? तो आगे बढ़ती जाती है, और उसके बाद राजस्थान के कुछ इलाकों में वर्षा करा के कहाँ पहुँचती है? तो पंजाब पहुँचती है। पंजाब पहुँचती है, और यहीं पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के साथ पश्चिमी हिमालय में क्या करती है? तो वर्षा उत्पन्न करती है। तो याद रखेंगे चूंकि यह भारत है, तो जब यहाँ से अरब सागर से आने वाली बंगाल से आने वाली जो हवा है बंगाल की खाड़ी से अंडमान निकोबार में प्रवेश करेगा। अंडमान निकोबार से ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से जो पवन आएगी तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार से जैसे ही तो यहाँ पे अराकान की पहाड़ियाँ होती हैं। कहाँ पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में अराकान की पहाड़ियाँ होती हैं, तो ये टकराने के बाद यह सीधे इधर की ओर मुड़ जाएंगी। किधर की ओर मुड़ जाएंगी? तो पंजाब के क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगी, राजस्थान की ओर मुड़ जाएंगी। अब चूंकि पहले से ही इस क्षेत्र में क्या है? तो अरब सागर की तीसरी शाखा प्रवेश कर चुकी है, तो दोनों जब यहाँ पे टकराएंगे तो टकराने के बाद यहाँ पे वर्षा होगी। याद रखेंगे यहाँ पे क्या होगी? तो वर्षा होगी। तो कहाँ पे? राजस्थान के कुछ इलाके में वर्षा होगी, और उसके बाद यह पंजाब में पहुँचेगा, और यहीं पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के साथ पश्चिमी हिमालय में भी क्या होती है? तो वर्षा उत्पन्न होती है। भारत में अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा 90 से 92% होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से 90 से 92%। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम मानसून खरीफ की फसल के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। खरीफ अर्थात जो हमारा धान है, सरसों है, चना है, इन सब की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होती है। और सभी लोग जानते हैं कि चावल की जो खेती है अधिक वर्षा में होती है,
और यह दक्षिण पश्चिम मानसून कब आती है? तो जून 15 जून से लेकर सितंबर तक, और इसी समय धान की बुआई की जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून खरीफ की फसल के लिए क्या है? उपयुक्त है, जिन्हें जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। चूँकि खरीफ में का सबसे इम्पोर्टेंट फसल है धान, जिसे 120 सेंटीमीटर क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। अब है कि बंगाल की खाड़ी से की जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, तो बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह मई से लेकर सितंबर तक में प्रवेश करती है। कब? मई से सितंबर तक। तो चूंकि अभी हमने क्या बताया कि बंगाल की खाड़ी जब 2 शाखा में बढ़ जाती है अंडमान निकोबार में प्रवेश करने के बाद, तो भारत के स्थल पर पहुंचने पर यह 2 शाखा में विभाजित हो जाती है। तो जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये भारत के स्थल के पास जब पहुंचता है तो यह 2 शाखाओं में बट जाता है। पहली शाखा बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग में प्रवेश करती है, और म्यांमार की अराकान की पहाड़ियों से टकराने के बाद ये पवनें भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करके गंगा के मैदान और पंजाब में क्या करती है? तो बारिश कराती है। अभी हमने देखा यह है भारत का कौन सा इलाका? तो बंगाल की खाड़ी। यहाँ से बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार में प्रवेश किया। अंडमान निकोबार से जब यह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? अराकान की पहाड़ियाँ हैं म्यांमार के पास। इससे टकराने के बाद यह क्या हो जाएगी? भारत की तरफ मुड़ जाएगी, और भारत की तरफ यह मुड़ जाती है तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व, यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके दक्षिण पूर्वी अर्थात इस रास्ते से होकर यह आगे बढ़ेगा और गंगा के मैदान और पंजाब में क्या होता है? तो अधिक मात्रा में बारिश होती है, बारिश कराती है, और इसी कारण यहाँ पे नहरों का सिंचाई किया गया है इसी वर्षा के कारण। हरिकी के क्षेत्र में, हरिकी के क्षेत्र में जो कि भारत का सबसे क्या है? तो महत्वपूर्ण गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ पे नहरें बनाई गई हैं सिंचाई के लिए। तो टकराने के बाद ये पवनें भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करके गंगा के मैदान और पंजाब में प्रवेश करती है। इसकी जो दूसरी शाखा होती है यह उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है, उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। जैसे कि ये भारत है तो पहली शाखा इस अराकान पहाड़ी को प्रवेश करके यहाँ तो निकल गई। दूसरी जो शाखा है, यह दूसरी शाखा इसके यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचेगा। और चूँकि यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ होती हैं, तो उनसे टकराने के बाद यह क्या करती है? तो इन क्षेत्रों में भारी बारिश कराती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मासीन राम जो कि विश्व का सबसे आर्द्र स्थल है, विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थल है। तो दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा कराती है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर के क्या करती है? तो वर्षा कराती है। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा है मेघालय के गारो शिखर पर स्थित मासीन राम में होती है, याद रखेंगे। कहाँ पे? तो गारो शिखर पर स्थित है मासीन राम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मासीन राम की आकृति कैसी है? तो कीप की तरह है, टीप की तरह, याद रखेंगे इस रूप में। तो मासीन राम की आकृति है कीप की तरह, तो इसी कारण विश्व में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तो अभी हमने बताया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासीन राम में, मेघालय के मासीन राम में। पहले था चेरापूंजी, और चूंकि आकार इसका क्या है? तो कीप की तरह है। तो ऊपर जाते जाते कुछ दूरी पर क्या होते हैं? तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वे ठंडी हो जाती हैं और बादल का रूप धारण कर लेती हैं, याद रखेंगे। और मेघालय के गारो शिखर पर स्थित मासीन राम में ज़्यादा वर्षा होती है। मासीन राम की आकृति कैसी है? कीप की तरह है, इसी कारण विश्व में सर्वाधिक वर्षा क्या होती है? तो यहीं पर होती है। और यह भारत का सबसे आर्द्रता वाला स्थल है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ह्यूमिड, क्योंकि जहाँ पे बारिश होगा वहाँ तो नमी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेघालय में जो वर्षा होती है लगभग 1141 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो मेघालय में जो वर्षा होती है लगभग 1141 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, याद रखेंगे।
अब हम लोग देखते हैं मानसून की वापसी के बारे में, अर्थात रिटर्निंग ऑफ मानसून। मानसून की वापसी कैसे होती है? तो मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, अर्थात लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। कब? सितंबर में प्रारंभ हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक आते आते यह मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। तो मानसून की जो वापसी है एक क्रमिक प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि भारत के प्रत्येक भाग से एक साथ मानसून रिटर्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्रमिक रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से यह मानसून सितंबर से लौटना प्रारंभ होता है, अर्थात सितंबर से उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक यह मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह से पीछे हट जाता है। तो मध्य अक्टूबर आते आते यह जो मानसून है प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में इसकी वापसी की गति सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में इसके वापसी की गति सबसे ज़्यादा होती है और दिसंबर के प्रारंभ होते होते देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है और दिसंबर के प्रारंभ होते होते देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। अर्थात जैसे ही दिसंबर प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, तो देश के जितने सारे भाग हैं वहाँ से मानसून पूरी तरह से रिटर्न हो जाता है। एक बात याद रखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत में पर्वतों एवं पहाड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ खासकर मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी भारत में पर्वतों एवं पहाड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ हिमालय की श्रेणी, गारो, खासी, जयंतिया, इन सभी के बारे यहाँ सभी ज़्यादा है। तो इसीलिए वहाँ पर खास करके मेघालय वाले हिस्से में जो मासिन राम का इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक बात याद रखेंगे कि अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने विश्ववीय हिंद महासागर दोलन अर्थात ओशियन इंडियन इक्वेटोरियल मानसून ऑस्किलेशन इक्विनो और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर इसके प्रभावों के बारे में एक अध्ययन जारी किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मौसमी विज्ञान विभाग ने इस साल भारत से मानसून की देर वापसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को व्यापक रूप से प्रभावित होने का अनुमान लगाया है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान और IISc बेंगलुरु ने विश्ववीय हिंद महासागर दोलन अर्थात ओशियन इंडियन इक्वेटोरियल मानसून ऑस्किलेशन इक्विनो और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर इसके प्रभावों के बारे में एक अध्ययन जारी किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मौसमी विज्ञान विभाग ने इस साल भारत से मानसून की देर से वापसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को व्यापक रूप से प्रभावित होने का अनुमान लगाया है, याद रखेंगे। अब है कि शीत ऋतु में भारत में मानसून का सिद्धांत। शीत ऋतु में मानसून का सिद्धांत अर्थात अभी हमने बताया इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो शीत ऋतु में भारत में मानसून का सिद्धांत, शीत ऋतु में जो है सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। इस कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तापमान क्या हो जाता है तो कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है, अतः यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस स्थिति में उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती हैं और इस प्रकार अक्टूबर से नवंबर में भारत में उत्तर पूर्वी मानसून उत्पन्न होता है और इस उत्तर पूर्वी मानसून से भारी बारिश होती है। तो इसे आसानी से समझ लेंगे, जैसे कि क्या है कि यह एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अक्टूबर और नवंबर महीने में यह मकर रेखा है और यहाँ पे सूर्य क्या होती है तो लंबवत होती है और इसी मकर रेखा के नज़दीक होता है हिंद महासागर। अब चूंकि हिंद महासागर के सूर्य नज़दीक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक रहेगा। तो तापमान अधिक रहने के कारण
लो प्रेशर का एरिया बनेगा। अब यहाँ से जो हवाएं हैं हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाएंगी और इधर हाई प्रेशर का एरिया बन जाएगा भारत में। जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। अब ये उत्तर पूर्वी हवाएं इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए क्या होंगी, तो लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, जिसके कारण ये कुछ जलवाष्प को भी लेती आएंगी। और चूँकि यहाँ पे हिंद महासागर में जलवाष्प होता है, तो हिंद महासागर के जैसे ही जलवाष्प को पार करेंगी तो इस लो प्रेशर और जलवाष्प के कारण यहाँ पे वर्षा की बादल का निर्माण होता है और वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। इसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा होती है, खास करके इस तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा इस तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि इस पश्चिमी घाट के यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो जैसे ही यहाँ उत्तर पूर्वी वाली मानसूनी हवाएं आएंगी तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही पड़ेगी, क्योंकि तमिलनाडु इसी तट पे है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटती हुई मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु में। याद रखेंगे, तमिलनाडु में, इम्पॉर्टेंट है। तो शीत ऋतु में भारत में मानसून का सिद्धांत क्या है कि शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तापमान जो है वो कम हो जाता है। इससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर का एरिया बनता है। जबकि हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है, अतः यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और इस स्थिति में उच्च दाब वाली जो पवनें होती हैं भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती है और इस प्रकार अक्टूबर नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होती है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। याद रखेंगे, अभी हमने इसे बता दिया। उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर से जनवरी तक रहता है, इसे लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी तक समाप्त हो जाता है, इसे लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में 55 से 60% तक की वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में 55 से 60% तक वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से 90 से 92% वर्षा होती है। तमिलनाडु कोरोमंडल के तट पर स्थित है। चूँकि तमिलनाडु कोरोमंडल के तट पर स्थित है और कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है। चूँकि जब कोरोमंडल तट है बंगाल की खाड़ी के क्या है, तो समानांतर स्थित है इस तरह से। तथा तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण तमिलनाडु में वर्षा ऋतु जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अर्थात वर्षा ऋतु है, उसमें यहाँ पे वर्षा नहीं होती। और लौटते वक्त अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून के समय तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में वर्षा ऋतु के समय अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। इसका मुख्य कारण क्या है, एक तो यह कोरोमंडल के तट पर स्थित है और कोरोमंडल बंगाल की खाड़ी के क्या है, तो बिल्कुल समानांतर है, बिल्कुल समानांतर है। और साथ ही साथ तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इन्हीं दोनों कारणों से वर्षा ऋतु में तमिलनाडु में क्या होती है, तो वर्षा नहीं होती। जबकि लौटते वक्त अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे भारी बारिश होती है। याद रखेंगे। अब है जेट धाराएं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ अर्थात जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो इसके बारे में हालांकि हमने अभी देख भी लिया है। अभी जेट धाराएं या पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में भूमध्य सागर और अंध महासागर से आने वाली उड़ने वाली
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये तूफान एवं वर्षा है। तो जेट स्ट्रीम क्या है कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर और अंध महासागर से आने वाली यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक तूफान और वर्षा है। ये जो हमारा राजस्थान का इलाका है, तो ये इस उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ से क्या होती हैं तो ठंडी पवनें आती हैं। ये कहाँ से आती हैं तो इस भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर के समानांतर और ये अंध महासागर से होती हुई उत्तर क्या होती है तो उत्तर पश्चिमी भाग में ये ठंडी तूफान है। और ये क्या है तो वहीं से एक प्रकार की क्या है तो जिसे फुहार कहते हैं, यह एक प्रकार की वर्षा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब में इससे बारिश होती है, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होती है। तो इसके कारण क्या होती है, जेट धाराओं के कारण पंजाब में बारिश होती है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या होती है तो बर्फबारी होती है। ये जो जेट धाराएँ हैं शीत ऋतु में उत्पन्न होती है। इसी कारण यह रबी की फसल अर्थात गेहूँ, मटर, सरसों और चना के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो जेट धाराएँ जो हैं रबी की फसल अर्थात गेहूँ, मटर, सरसों और चना के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है। राजस्थान में जेट धाराओं अर्थात पश्चिमी विक्षोभ को मावट के नाम से जाना जाता है। तो इस पश्चिमी विक्षोभ अर्थात जेट धाराओं को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। क्या मावट याद रखेंगे। अब ये भारत में वर्षा क्षेत्र क्या है, भारत में वर्षा क्षेत्र जो है कौन कौन से कितने कहाँ पे कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो याद रखेंगे कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो भारत में 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्वी घाट के उप हिमालय क्षेत्र में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा अर्थात 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्वी घाट के हिमालय क्षेत्र में होता है। और सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ पे होता है तो लेह लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होता है। और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान अर्थात कच्छ की रण में सबसे कम वर्षा होता है। तो भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह वाले इलाके में होता है और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान अर्थात कच्छ की रण में होता है। एक बात याद रखें कि 100 सेंटीमीटर से कम वाला वर्षा क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ कम नहीं अधिक होगा। तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। किसकी? चावल की। भारत के पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी घाट में अधिक वर्षा होती है। इसी कारण पूर्वी घाट में चावल की खेती ज़्यादा होती है और पश्चिमी घाट में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। तो जो हमारा हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट का एरिया का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है तो गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। अभी हमने बताया वहाँ पे रबी की फसल ज़्यादा होती है। तो भारत के पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी घाट में अधिक वर्षा होती है। इसी कारण पूर्वी भाग में चावल की खेती, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, तो यह भारत का पूर्वी भाग है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। अब है आम्र वर्षा, जिसे फुहार भी कहते हैं। आम्र वर्षा जिसे फुहार भी कहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है आम्र वर्षा, जिसे फुहार के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है। चूँकि इस वर्षा से कॉफ़ी क्या होती है, कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वर्षा है। तो आम्र वर्षा जिसे फुहार भी कहते हैं, मैंगो शावर, पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है।
चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी वर्षा, क्योंकि यह कॉफ़ी के लिए काफ़ी उपयुक्त वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के बाद बिहार और बंगाल में मानसून आने से पहले एक फुहार आता है और असम में गरज के साथ भारी बारिश होता है, इसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु जैसे ही ख़त्म होता है और मानसून आता है तो उससे पहले बिहार और बंगाल में फुहार उत्पन्न होता है और असम में गरज के साथ बारिश उत्पन्न होता है, इसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। यह आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यह जो आम्र वर्षा है आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसी कारण दक्षिण भारत में अर्थात केरल में यह आम्र वर्षा के नाम से प्रसिद्ध है। चूँकि आम की फसल के लिए यह वर्षा काफ़ी उपयुक्त है, इसीलिए दक्षिण भारत अर्थात केरल में यह आम्र वर्षा के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। अब है भारत में मौसम संबंधी सेवा। तो भारत में मौसम संबंधी सेवाएं कब शुरुआत की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में मौसम संबंधी सेवा को 1875 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिमला में है। इसका मुख्यालय है शिमला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, जबकि उस समय शिमला में था। वर्तमान मुख्यालय है पुणे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शिमला को हटाकर कहाँ बना दिया गया? तो पुणे बना दिया गया। तो भारत में मौसम संबंधी सेवा का वर्तमान मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे। भारत के मौसम संबंधी मानचित्र का यह प्रकाशन करता है। तो यह जो भारत में मौसम संबंधी सेवा है पुणे, यह भारत के मौसम संबंधी मानचित्रों का प्रकाशन करता है। याद रखेंगे। अब है कि भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उत्तर में हिमालय पर्वत, ये क्या करता है कि मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोकता है। तो हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोकता है। उसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में क्या होती है? तो मौजूद रहती है। तो दक्षिण में जो हिंद महासागर होता है, इसके कारण और भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में मौजूद होता है। मानसूनी पवनों के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो चूंकि मानसूनी पवन समय समय पर अपनी दिशा बदल देते हैं, इसी कारण भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन? शीत ऋतु जो लगभग 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। लगभग है, एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि यही समय रहता है। तो पहला है शीत ऋतु जो लगभग 15 दिसंबर से 15 मार्च तक रहता है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु जो लगभग 16 मार्च से 15 जून तक रहता है। 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु जो लगभग 16 जून से 15 सितंबर तक रहता है। तो वर्षा ऋतु जो लगभग 16 जून से 15 सितंबर तक रहता है। और शरद ऋतु जो है लगभग 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहता है। यह है दिसंबर। याद रखेंगे, दिसंबर। अब है कि भारत की ऋतुओं की तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। भारत की ऋतुओं की जो तिथियां हैं एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसूनी आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब इनको पर्याप्त रूप से क्या करते हैं? तो प्रभावित करते हैं। तो भारत के ऋतुओं की तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसूनी पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन से होने वाले विलंब क्या करते हैं? तो इनको प्रभावित करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है।
तो उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में गर्मी के ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में बनने वाले उष्ण दाब का क्षेत्र को हम लोग मानसूनी गर्त कहते हैं। इसे हम लोगों ने ऊपर देख भी लिया है कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में बनने वाला जो उष्ण दाब का क्षेत्र होता है उसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण अर्थात जो अभी हमने क्या देखा, तो NITC के उत्तर की ओर खिसकने के कारण विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन का विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत की ओर प्रवाहित होना क्या कहा जाता है, इसी को ही हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण ITCZ अभी हमने देखा था, तो ITCZ की ओर उत्तर की ओर खिसकने के कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवने और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक व्यापारिक पवने क्या करती हैं, तो विषुवत रेखा को पार करके यहाँ पे फेरल के नियम का अनुसरण करती हैं और उसके बाद यह भारत की ओर क्या होती है, तो प्रवाहित होती है और इसी कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। अरब सागर की मानसून शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी में अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अरब सागर की जो मानसून शाखा है वे बंगाल की खाड़ी से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लाई गई जो आर्द्रता होती है वह कितनी होती है, तो 65% भाग अरब सागर से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो 65% आर्द्रता होती है वह अरब सागर से आती है, जबकि 35% भाग जो आर्द्रता होती है वह बंगाल की खाड़ी से आती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। अब मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण के बारे में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कब से आता है, तो जून से सितंबर तक रहता है। इससे 73.7% लगभग वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक रहता है, इससे लगभग 73.7%। हालांकि अभी हमने क्या देखा ऊपर में, इससे लगभग 90 से 92% वर्षा होती है, 90 से 92%। परवर्ती मानसून काल जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, अर्थात लौटता हुआ मानसून, इससे 18%, तो एवरेज 18% होता है, लेकिन कभी कभी 50 से 60% तक भी वर्षा हो जाता है। तो एवरेज 18% ही होता है। इसके बाद पूर्व मानसून काल, मानसून आने से पहले जो वर्षा है जो कि मार्च से मई तक होता है, 10% वर्षा होती है। तो पूर्व मानसून काल से जो कि मार्च से मई तक होता है, इससे 10% तक ही वर्षा होती है। और उसके बाद शीत ऋतु या उत्तर पूर्व मानसून जो कि नवंबर से जनवरी तक होता है, इससे मात्र 2.6% वर्षा होता है। तो शीत ऋतु या उत्तर पूर्व मानसून जो कि नवंबर से जनवरी तक रहता है, इससे मात्र 2.6% ही वर्षा होता है। इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखेंगे कि शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल माना जाता है, अर्थात रिट्रीटिंग मानसून सीजन, अर्थात लौटने वाला। तो शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल अर्थात रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन की काल में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो मानसून प्रत्यावर्तन की काल में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अभी हमने बताया लौटते हुए मानसून के कारण। मानसून प्रत्यावर्तन से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। जैसे कि अभी जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या फिर जिसे मावट कहते हैं राजस्थान में,
तो यही चीज़ है मानसून प्रत्यावर्तन। तो मानसून प्रत्यावर्तन से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचता है। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा मानसून, बहुत इम्पोर्टेंट था मानसून। ये भारत के मानसून को हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया। क्या देख लिया? तो खासा डिटेल में देख लिया। अब जो है हम लोग भारत के खनिज को देखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, क्योंकि यह टिपिकल टॉपिक था जो जलवायु वाला, और जलवायु से संबंधित कोपेनहेगन का सिद्धांत और जितने सारे सिद्धांत थे और डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। हालांकि प्रश्न जो है यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि 80% ज्योग्राफी का हिस्सा जो है वह इंडियन ज्योग्राफी का ही होता है। याद रखेंगे। तो लगभग हम लोगों ने 90% कंप्लीट कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी। अब जो 10% हिस्सा है उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग इसमें नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी उन्हें मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे खनिज के बारे में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।